सिग्नेचर करना सीखते हैं और एक दूसरे के साथ में अपनी समस्या शेयर करते हैं, खाना शेयर करते हैं, खाना एक साथ में बैठ के खाते हैं, तो उनको अपने आप हिम्मत मिलनी शुरू हो जाती है। और अभी आपने जैसा कहा ना सिग्नेचर करते हैं, मैंने बहुत सी महिलाओं को देखा है जब वो साइन करना सीखती हैं ना, अपने हस्ताक्षर कहीं करती हैं तो उनके चेहरे पर वो गर्व होता है कि उन्होंने आज क्या ही अपना जीत लिया। नाम लिखना सीखा है। जी, अपना नाम लिखना सीख लिया और आपने तो महिलाओं को नाम बनाना भी सिखा दिया। बिल्कुल। तो कोई बाहर से आते हैं तो पूछते हैं कि रूमा जी कहाँ मिलेंगे, उनसे मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो फिर रूमा जी तो यहाँ झाड़ू निकाले होंगे अभी, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब वो लोग असंभित है कि अच्छा इतने। किसी ने बोला कि आप फैशन शो करिए, तो मैंने कहा फैशन शो से तो नाम से ही डर लगता है कि छोटे कपड़े पहने, मतलब वही फैशन शो होता है। लेकिन फिर किसी ने बोला कि नहीं आप हेरिटेज फैशन शो कर सकती है, तो मैंने कहा ये तो करना चाहिए। सुई धागे की साल धीरे है, लेकिन जब 1000 हाथ एक साथ में होते हैं तो इस काम को हम बहुत अच्छा इंजाम देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय महिला के इस पॉडकास्ट नवचेतना में। साथियों, मैं हूं आपका दोस्त शिवम गर्ग। कल्पना कीजिए, थार रेगिस्तान का एक गांव जहां रेत उड़ती है, जहां इस बात की चिंता है कि चूल्हा कैसे जलाया जाएगा। वहां कुछ महिलाएं एकत्रित होती हैं। वे 100 रुपए से एक पुरानी सिलाई मशीन खरीदती है और उस सिलाई मशीन से वे न सिर्फ कपड़े बुनने का काम करती हैं, न सिर्फ कपड़े सिलने का काम करती हैं, मगर साथ में सिलती हैं हजारों ख्वाहिशें, बुनती हैं, गढ़ती हैं लाखों ऐसी तमन्नाएं जो शायद कभी उनके मनों में थी। और जो महिला उनका नेतृत्व करती है, उनका नाम है रूमा देवी, जो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। स्वागत है रूमा जी आपका इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। रूमा जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, जब आप उस पुरानी सिलाई मशीन पर पहली बार बैठी होंगी, आपने काम शुरू किया होगा, तो आपके हाथ कांपे थे या उन हाथों को मजबूती दी आपके सपनों ने? बिल्कुल, जब मैंने कढ़ाई का काम सीखा था दादी से बचपन में, तब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस काम को हम इतना आगे लेके जाएंगे। लेकिन जब ज़रूरत पड़ी कि मुझे घर चलाना है, मुझे मेरा काम करना है, तो एक गांव की कम पढ़ी लिखी महिला क्या काम कर सकती है, उसी समय मेरे दिमाग में आया कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरा मन भी लगे और मेरा घर भी चले। तो यही सोच के फिर मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना जो मेरी गांव की बहनें हैं वो मायके जाएगी तो सुंदर बैग ज़रूर लेके जाएगी, तो उनके लिए बैग बनाने शुरू करूं। जी। तो बैग पे जो कढ़ाई का काम था वो तो सुई धागे से कर लिया, लेकिन उसकी स्टिचिंग थी वो मशीन से होनी थी। मशीन मेरे पास थी नहीं, न मैं खरीदने के लिए सक्षम थी। तो एक बार फिर हिम्मत हारने लगी। फिर सोचा कि जो परेशानियां मुझे हो रही है वो मेरी और भी बहनों को होती होगी, क्यों ना मैं अकेले नहीं कर पा रही हूँ लेकिन साथ में मिल के कर सकते हैं। तो फिर मैंने मेरी अड़ोस पड़ोस की बहनों से बात किया और फिर हमने 10 महिलाओं ने मिलके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और 100 रुपये इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहाँ से हमने काम की शुरुआत की। लेकिन इतना इजी नहीं था कि अब हमारे पास में एक मशीन आ गई और हम 10 बहनें हैं, 10 बहनों के पास में इतना काम कहाँ से आएगा, बिल्कुल। क्योंकि काम तो हमें रेगुलर चाहिए। हम काम के बिना तो हम 10 महीने करेंगे क्या। तो मैंने कभी मेरे काम की चिंता नहीं की, मैंने हमेशा मेरी बहनों के काम के लिए मैंने प्रयास किए कि किस तरीके से हम इस काम को और आगे बढ़ाएं ताकि सभी बहनों को काम मिल सके। उन बहनों को काम करते हुए देख के और भी अड़ोस पड़ोस की बहनों की उम्मीद जगी कि हमें भी काम की आवश्यकता है, हमें क्या है ये इसमें हेल्प मिल सकती है। तो फिर मैंने ग्रामीण विकास चेतना संस्थान से संपर्क किया कि हम किस तरीके से इस काम को और आगे बढ़ा सकें। तो संस्थापक है विक्रम जी, उनसे जाके मिले। हम 2-3 महिलाएं साथ में उनके पास गई और उनसे मीटिंग किया। तो बताया कि आप जो हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसको अगर आप एग्जीबिशन करेंगे तो आपके जो प्रोडक्ट है वो हैंड टू हैंड सेल भी होंगे और आपको पैसे भी मिलेंगे। इस तरीके से आप काम को और आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने कहा बाड़मेर में तो कोई खरीदेगा नहीं, हम कहाँ पे एग्जीबिशन करें।
तो कि नहीं, जो मेट्रो सिटीज़ है दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, ऐसी जगह पे एग्जीबिशन होते हैं हैंडीक्राफ्ट के बड़े-बड़े, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। मैंने कहा ये तो सपना ही छोड़ दें, क्योंकि सबसे पहले तो घर वाले भेजेंगे नहीं, और हमें तो सिर्फ मारवाड़ी आती है, हिंदी भी नहीं आते हैं, कैसे लोगों से बात करेंगे, और फिर जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किसी ने पसंद नहीं किया तो हम कैसे करेंगे। तो एक बार हमने ये ख्याल दिमाग से निकाल दिया, फिर लगा कि एक बार ट्राई करते। तो जैसे तैसे करके घर वालों को मनाया, फिर कट्टे में सामान भर के ट्रेन के लोकल डब्बे में बैठ के 2010 की बात कर रही हूँ, हम दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में रफ़ी मारे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमारा एक O2 अर्थ करके फेयर था, 3 दिन का एग्जीबिशन था। दिन में बहुत घबराहट हो रही थी, और वहाँ आके हमने हमारा बूथ लगाया, और ज़्यादातर हमारे क्या कस्टमर है वो लेडीज़ होती है। तो उन्होंने जब हमें देखा तो उनको लगा कि ये गांव से आए हैं, घबरा रहे हैं, तो बड़े प्यार से बात किया कि बेटा आपने इतने सुंदर प्रोडक्ट है, ये हाथ से बनाए या मशीन से। तो मैंने कहा नहीं, ये तो हमारा हाथ का काम है। तो फिर जो 3 दिन का एग्जीबिशन था उसमें हमारी 10 से 15 हज़ार रुपये की सेल हो गई, और वहाँ से हमें हिम्मत मिल गई कि अब हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है और नेक्स्ट एग्जीबिशन की अच्छी तैयारी करनी है। तो वापस जाके गांव गांव ढाणी ढाणी जाके महिलाओं को काम के प्रति मोटिवेट करना शुरू किया, क्योंकि इतना इजी नहीं है। वहाँ पे आज से 16 साल पहले अगर अपन देखें तो पूरा आप दूसरी जगह देखेंगे तो गांव में इकट्ठे लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पे रेत के टिब्बों के बीच में दूर दूर ढाणियाँ बनी हुई है, और वहाँ 50+ डिग्री टेम्परेचर रहता है, सड़कें नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, कड़ी धूप में उनके घर तक पहुँचते हैं, और बाहर जो बुजुर्ग घर के बैठे रहते हैं वो कई तरह के क्वेश्चन करते हैं, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, पता नहीं आप क्या सिखा के जाओगे इनको, कल ये हमारा कहना मानेगी या नहीं मानेगी। तो कई तरह के क्वेश्चन उनके होते थे, तो लगता कि इतने मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं, और मतलब इस तरीके से लगता कि हम इनके लिए क्यों कर रहे हैं। मतलब एक ट्रेनिंग आपको महिलाओं को देनी पड़ती होगी और एक ट्रेनिंग बिल्कुल, आपको देनी पड़ती होगी उनके परिवार परिवार वालों को। तो ऐसे करके हिम्मत हार जाती, लेकिन फिर लगता कि नहीं, एक बार कोशिश करते हैं महिलाओं से मिलने, जिनको काम की ज़रूरत है उनसे मिलते हैं। फिर जब महिलाओं से मिलते तो लगता कि काम की ज़रूरत उनको नहीं, इनको है। तब घर वालों को समझाते कि इनको कहीं नहीं जाना है, घर बैठे घर का पूरा काम करके, बच्चों का, पशुपालन का, आपके लिए सारा काम करके, जो भी दिन में 2-3 घंटा टाइम मिलता है उसमें ये काम करके देगी, इनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, हम इनको घर बैठे काम दे के जाएंगे और लेके जाएंगे। तो ऐसे करके घर वालों को मनाते, फिर उनको ट्रेनिंग के लिए तैयार करते। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे जो हमने 10 महिलाओं से आज 50,000 तक पहुँचे हैं, ये कारवां ऐसे बढ़ा। रुमा जी, आज तो आप बहुत सी महिलाओं की हिम्मत है, जैसा कि आपने बताया अभी आप दिल्ली तक पहुंच गई। आप खुद दिल्ली नहीं पहुंची, आपने तो राजस्थान की गली गली की महिलाओं को दिल्ली तक पहुंचा दिया। आप आज उनकी हिम्मत है, मगर आपको ये हिम्मत कहाँ से मिली? बहुत सी परेशानियां आपको आई होंगी जिसने आपको ये सोचने पर मजबूर किया होगा कि मुझे अपना कुछ शुरू करना है। बिल्कुल, मैं आपको मेरे बचपन के बारे में बताऊं, जैसे मैं 4 साल की थी तो मेरी माताजी का देहांत हो गया था। 8वीं में मेरा स्कूल छूट गया, मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाई, और घर के कामों की जिम्मेदारियां, पानी की कमी होने के कारण मेरे पास में बैलगाड़ी होती थी तो मैं बैलगाड़ी से पानी लाने का काम करती थी। लेकिन जब भी समय मिलता मैं दादी के साथ में बैठ के कढ़ाई का काम ज़रूर सीखती थी, क्योंकि कशीदाकारी का काम हर घर में होता था, तो ऐसे मेरे दादी भी बनाती थी। 16 साल की उम्र में शादी हो गई। शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई थी और मेरे हस्बैंड की 5वीं में। तो ऐसा कोई स्थायी रोजगार हमारे पास में था नहीं। शादी के 1.5 साल बाद में मेरा फर्स्ट बेबी हुआ, तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, अच्छी मेडिसिन की ज़रूरत थी, अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, लेकिन उसको मैं नहीं ले जा पाई, उसको नहीं बचा पाई। तो उस समय मुझे लगा कि मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है। मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी, ज़िंदगी से हार चुकी थी। तो कई ऐसे नेगेटिव विचार आने लगे कि मुझे ज़िंदगी जीनी ही नहीं है। फिर लगा कि ऐसी ज़िंदगी से हार मानने से अच्छा मैं कुछ काम करूं जिससे मेरा मन भी लगे और मेरा घर भी चले। तो उस एक क्षण ने मुझे हिम्मत दी, और मैंने सुई धागा हाथ में लिया और मेरे काम की शुरुआत की। जी, तो रमा जी, आज तो आप बहुत सी महिलाओं की हिम्मत है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। लेकिन आप एक ऐसी जगह से आती हैं जहाँ कहीं कहीं आज भी घूंघट प्रथा है। तो
जब पहली बार अपना घूंघट उठाकर आप इस समाज के आगे आईं और आज जब हज़ारों महिलाओं को आप प्रेरित करती हैं कि वो उस घूंघट से बाहर निकलें और समाज में अपनी एक पहचान बनाएं, आप उन्हें नाम भी देती हैं, काम भी देती हैं और उचित दाम भी देती हैं, तब किस तरह की समस्याएं आप समाज में देखती हैं? देखिए, शुरुआत में तो बहुत दिक्कत हुई कि भई ये आज काम के लिए बाहर जा रही है, तो पड़ोस वाले भी कई तरीके से क्वेश्चन करते थे। घर से भी दिक्कत होती थी कि कहाँ जा रही है, पता नहीं ये क्या कर रही है। लेकिन धीरे-धीरे उनका विश्वास जीता। मैंने कहा जो मैं काम कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है, और मैंने नेगेटिव बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, हमेशा पॉजिटिव सोचा। और आज सभी हमारे साथ में खड़े हैं। महिला ये बोलती है कि हम मायके जाने के लिए घर वालों को बोलते हैं तो वो हमें नहीं भेजते हैं, अगर रूमा जी के पास हमें जाना है तो बोलते हैं कि आप जाइए। तो इस तरीके से विश्वास जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी को विश्वास नहीं होता है कि पता नहीं ये क्या करेंगे। लेकिन जो अपन काम कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ सुथरा है, हमारा पारंपरिक काम है, इसको हम बढ़ावा दे रहे हैं, घर बैठी महिलाओं को रोज़गार दे रहे हैं ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ाने में मदद कर सके। तो ये काम बहुत अच्छा है और इस काम के प्रति लोगों को विश्वास हो गया है। तो अब लोगों हमारे साथ में खड़े हैं, पूरी समाज हमारे साथ में खड़ी है। अच्छा, आपको कभी ऐसा सुनने को मिला कि किसी समाज में किसी परिवार ने आपको कहा कि आप उनके घर की महिलाओं को बिगाड़ रही हैं? देखिए, शुरुआत में तो दिक्कत हुई थी, मैं कह रही हूँ ना, कोई कई तरह के क्वेश्चन होते थे। लेकिन हमने उस बातों पे ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ एक ही बात पे टारगेट रखा कि जो हम काम कर रहे हैं वो सही है, हमारा रास्ता सही है, तो लोग अपने आप हमारे साथ में आएंगे, और आज हमारे साथ में खड़े हैं। बिल्कुल, आपका काम बहुत अच्छा है, मगर जब आप इस काम को सीख रही थी अपनी दादी से, तब आपने कभी सोचा था ये फ्यूचर बन जाएगा या बस शौक के लिए आप इस काम को सीखती थी? बिल्कुल, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इस काम के कारण मेरा करियर बनेगा, क्योंकि ये तो ज़रूरत पड़ी तब इस काम को अपनाया और इसको आगे बढ़ाने की सोची। मैं आपको बताऊं कि सुई धागे का काम सबसे छोटा माने जाने वाला काम है। इसके प्रति कोई अवार्ड मिलेगा या इस काम को हम इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं सोचा था। और रूमा जी, जैसा कि आपने कहा कि सुई धागे का काम सबसे धीमा काम होता है, धीरे 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 कढ़ाई की जाती है, मगर इस धीरे धीरे वाले काम ने आपने तो मुझे लगता है बाड़मेर को नई गति दे दी है। आज आप किस तरह से देखती हैं, आपका जो क्षेत्र है वो आपको किस तरह से देखता है? देखिए, ये काम धीरे होता है, लेकिन एक कहावत है कि कछुआ और खरगोश ने जब होड़ लगाई थी, जी। कछुआ की चाल धीरे थी लेकिन कछुए ने ही पार किया था। जी। तो इसी तरीके से हमारे सुई धागे की चाल धीरे है, लेकिन जब हजार हाथ एक साथ में होते हैं तो इस काम को हम बहुत अच्छा इंजाम देते हैं, और जितना भी ऑर्डर होता है तो एक बहुत सुंदरता के साथ में पूरा किया जाता है। तो कोई भी काम हो, जब हम हाथ से काम करते हैं तो हाथ का काम करते करते महिला के दिमाग में कितने विचार आते हैं, कितना वो किस तरीके से वो गुनगुनाती हुई काम करती है, उसकी भावनाएं साथ में जुड़ी हुई होती है। तो हाथ के काम की कदर ही बहुत अलग तरीके की होती है, उनकी भावनाएं साथ में जुड़ी हुई होती है। अपन भले ही कितना ही मशीनरी का काम पहन लो, मशीन से बना हुआ चीज़ें जल्दी बनती है, केमिकल युक्त चीज़ें पहन लो, वो बहुत जल्दी उसमें पहन सकते हैं। लेकिन जो हाथ की चीज़ें बनी हुई पहनती है, पहले क्या होता था कि हर घर में माँ अपने बेटी के लिए अपने हाथ से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बना के देती थी ताकि ससुराल में बेटी को याद आए, तब वो अपनी सिंदूक खोल के माँ के हाथ के बने हुए प्रोडक्ट को देख के ही वो तसल्ली करती थी। आजकल तो मोबाइल हो गए हैं, हर समय बात होती रहती है, लेकिन पहले ये बहुत ही भावनात्मक टच था। तो इस तरीके से जो हाथ की बनी हुई चीज़ें हैं उनकी वैल्यू ही अलग है। पर आपने जैसा कि कहा, आपने बहुत जल्दी पढ़ाई छोड़ दी थी, मजबूरी रही होंगी ज़रूर आपकी, लेकिन उसके बाद जब आप हार्वर्ड तक पहुंची, आपको लगता है कि भाषा कभी आपका एक ऐसा समस्या के रूप में सामने आई हो, या डिग्री आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके पास डिग्री कम है, वो उसे आपने किस कभी समस्या के रूप में देखा हो? देखिए, मैंने ना तो ज़्यादा अच्छी स्कूल में पढ़ाई की, या क्योंकि 8वीं में ही मेरा स्कूल छूट गया था,
तो कॉलेज के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जब मेरे पास में इनविटेशन आया कि हम हमारे एनुअल फंक्शन में एज ए स्पीकर के तौर पे आपको इनवाइट कर रहे हैं, तो मैंने कहा भाई मैं वहाँ जाके क्या करूँगी। एक क्या है, जो हार्वर्ड में जो स्पीकर जाता है वो खुद का खर्चा करके जाता है, अच्छा। टिकट खुद की होती है, रहने का खुद का होता है, क्योंकि ये और जो हार्वर्ड में स्पीकर जाएगा वो सक्षम भी होगा। तो मैंने कहा मैं वहाँ पे 10 लाख रुपए खर्चा करके वहाँ जाऊँगी तो मैं काम कैसे करूँगी, मुझे नहीं जाना। 1 महीना तक हमने जवाब नहीं दिया। वापस उनका मेल आया कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, क्योंकि यहाँ जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको इंडिया के बारे में कितना मालूम होगा, दिल्ली बॉम्बे ऐसी जगह के बारे में, लेकिन रूरल एरिया में क्या हो रहा है वो आप लोगों से सीखेंगे, इसलिए ये प्लेटफॉर्म आपके लिए। फिर भी उसी समय मुझे जानकी देवी बजाज पुरस्कार मिल रहा था बॉम्बे में, और जब बजाज ग्रुप को पता चला कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और ये छोड़ रहे हैं, उन्होंने बोला कि हम आपकी टिकट बनाते हैं, आप जाइए। तो इस तरीके से वहाँ जाने की टिकट बनी, और वहाँ जाने के बाद में 1 दिन का प्रोग्राम था, वो 3 दिन का हो गया। 1 दिन वर्कशॉप, दूसरे दिन स्पीच, और तीसरे दिन भारतीय दूतावास न्यूयॉर्क में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर लोगों को बुलाया गया, और यहाँ की कला के बारे में जब उन्होंने देखा और सोचा समझा तो बोला कि हम यहाँ से स्टूडेंट्स भेजेंगे, रिसर्च करेंगे, हो सका तो हम यहाँ के सिलेबस में शामिल भी करेंगे। तो इस तरीके से जब बातें हुई तो हमें बहुत अच्छा लगा कि कितना अच्छा प्लेटफॉर्म था और हम छोड़ रहे थे। और जब मैं वापस आई तो मुझे महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी। अच्छा। तो डिग्री भी हो गई, और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके बच्चों को पढ़ाने का भी मौका मिल गया। और मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सारी चीज़ें। और बात रही भाषा की, तो भाषा हमारे काम में एक बाधा नहीं है, हमें सारी भाषाएं सीखनी ज़रूरी है, जहाँ काम आए वहाँ यूज़ लेना भी ज़रूरी है। हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी को महत्व देना चाहिए, क्योंकि जब मैं जर्मनी में थी और एक बार मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मेरा बैग ट्रेन में छूट गया, मेरे साथ में ट्रांसलेटर भी थी। जब हम ढूंढ रहे थे किसी को, तो वहाँ क्या है, सारा मशीन से काम होता है, लोग कम दिखाई देते हैं स्टेशन पे। तो एक कोई आया तो उसने कहा सेंट्रल पे जाइए आप, वहाँ आपको हेल्प मिल सकती है। तो वहाँ गए हम, तो वो इंग्लिश में बात करने के लिए कोशिश कर रही है, कोई इंग्लिश में बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ तो जर्मन भाषा चलती है। तो मैंने हिंदी में बोला कि भाई मेरा बैग छूट गया ट्रेन में, तो उसने हेल्प करने के लिए कोशिश किया, कोई इंग्लिश वाले बंदे को लेके आए और आधे घंटे में हमें बैग ला के दिया। तो उस दिन मैंने कहा भाषा अपनी है और अपनी ही रहेगी, कोई काम के लिए बॉन्डिंग नहीं है, सीखना ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद में मैंने कभी ट्रांसलेटर साथ में नहीं रखा। पर आपकी बात आपका आत्मविश्वास जब मैं देख रहा हूँ तो मैं अपने दर्शकों को बस इतना बोलना चाहूँगा कि अगर आप में हुनर है तो पढ़ाई बहुत पीछे छूट जाती है, भाषा बहुत पीछे छूट जाती है, और सिर्फ हुनर के सहारे रूमा देवी डॉक्टर रूमा देवी बन जाती हैं। और जब आप कहीं जाते हैं तो आपके पीछे आपकी भाषा को समझने के लिए ट्रांसलेटर्स को लगा दिया जाता है, लोग आपको समझना चाहते हैं, आपको उन्हें समझाना नहीं पड़ता। ये आत्मविश्वास आपको कहाँ से आया? बिल्कुल ये आत्मविश्वास मुझे शुरू से है, क्योंकि मुझे काम करना है और मुझे मेरी बहनों के लिए काम करना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है, क्योंकि मैं हमेशा ट्रेडिशनल वे में रहती हूँ। मेरी गांव की बहनों को ये न लगे कि रूमा जी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या ज़्यादा पैसे वाले हैं इसलिए ये कर रहे हैं। उनको ये लगना चाहिए कि रूमा जी हम में से ही है, रूमा जी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। मैं आपके परिवार के बारे में भी जानना चाहूँगा। जैसे आपने बताया कि आप अपनी बहनों के लिए, तो मैं बिल्कुल आपका परिवार कौन-कौन है आपके परिवार में? देखिए, परिवार हमारा जॉइंट फैमिली है, और मैं जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करती हूँ, अकेला रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरे सास ससुर है, देवर है, देवरानियाँ हैं, बच्चे हैं, मेरा खुद का बेटा है, मेरे हस्बैंड है, सब है। मायके में हम 7 बहनें हैं, और सबसे छोटा मेरा भाई है, मम्मी पापा है, ताऊ ताई है। और एक बहुत बड़ा 50,000 महिलाओं का परिवार आपके साथ खड़ा है। बहुत बड़ा परिवार है। और जब आप अभी मुझे लगता है 1 साल पहले कौन बनेगा करोड़पति में आप आई थी, आपके साथ जो महिलाएं थी उनमें एक महिला का नाम अगर मैं शायद सही याद कर पा रहा हूँ तो एक चुन्नी देवी जी आपके साथ थी। चुगनी देवी। चुगनी देवी जी, और जो बात करते करते आपके बारे में रोने लगी थी, वो भावुक वो हो गई सुनी थी। देवी, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, वो सुनी देवी है। तो महिलाओं को यही लगता है कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, हमें खुद को यकीन नहीं हो रहा है। तो
मैं जो हमारी बहनें सुन रही है उन सभी को यही बोलूँगी कि आपको अगर लगता है कि हमें हमारी ज़िंदगी में कुछ करना है तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। बिल्कुल ये ना सोचें कि हम कम पढ़ी लिखी हैं या हम गांव से आ रही हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जहाँ हैं वहीं से अपने करियर की शुरुआत करें और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। रूमा जी, आपने अकेले शुरू किया था और मैं फिर कह रहा हूँ आपके साथ आज 50,000 महिलाएं तो वो हैं जो सीधे सीधे जुड़ी हैं। बहुत सारी लाखों महिलाएं आपसे प्रेरणा भी लेती होंगी। बिल्कुल, मैं राजस्थान की राजीव का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ और उसमें 45 लाख महिलाएं जुड़ी हुई है जो अलग-अलग काम करती है। तो इस तरीके से मैं ट्राइब्स इंडिया की भी गुडविल एम्बेसडर रही हूँ। तो जो ट्राइबल आर्टिजन है अपने पूरे इंडिया के, उनकी कला को भी प्रमोट करने का काम किया है। और मेरा हमेशा से उद्देश्य यही रहा है कि भारत की हर महिला सक्षम बने, अपने पैरों पे खड़ी हो, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, वो अपना डिसीजन खुद ले सके, ऐसी आत्मनिर्भरता उसमें हो। तो अकेले आपने चलना शुरू किया था, लाखों करोड़ों महिलाएं आपके मैं साथ मेरे हैं। खुद को भूल गई। तो ये कहानी अब आपकी नहीं रही, लाखों करोड़ों महिलाओं की रह गई। बिल्कुल। अच्छा लगता है आपको ये सोचकर कभी? मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी। जब मैं दूसरों के चेहरे पे मुस्कान देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम हमारे लिए सोचते हैं तो हम में ही उलझ जाते हैं, लेकिन हम दूसरों के लिए सोचते हैं तो अपने चेहरे पे तो मुस्कान अपने आप आ जाती है। और आप तो महिलाओं को इकोनॉमिकली रूप से उन्हें सशक्त बना रही हैं। आर्थिक रूप से जब आप उन्हें सशक्त बनाती हैं तो मुझे लगता है एक महिला को अगर आर्थिक रूप से सशक्त बना दिया जाए तो समाज उसे खुद स्वीकार लेता है, फिर वो सामाजिक रूप से भी सशक्त बनती है और आपको देखकर तो मैं कहूँगा राजनीतिक रूप से भी सशक्त बनती है, क्योंकि हज़ारों महिलाएं उसके पीछे आ खड़ी होती हैं। बिल्कुल, मैं हम कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई, आज भी गाँव की बच्चों की स्कूल छूट जाती है तो उनको एजुकेशन में भी हेल्प करती हूँ। हर साल 20 से 25 लाख रुपए की स्कॉलरशिप बच्चों को देती हैं, जिससे तो उनकी पढ़ाई आगे जारी रख पाएँ वो। स्पोर्ट्स के लिए भी हम काम करते हैं, क्योंकि मेरा भी मन था, मैं आगे नहीं जा पाई, लेकिन वहाँ पे एक बेटियों के लिए एक इंडोर स्टेडियम बन रहा है जो लगभग 10 से 12 करोड़ की लागत में पूरा होगा। अभी काम चल रहा है। और हेल्थ के लिए हम काम कर रहे हैं। गांव-गांव में महिलाएं जल्दी हॉस्पिटल नहीं जाती है तो उनके लिए मोबाइल वैन, डॉक्टर्स की टीम वगैरह हम फील्ड में भेजते हैं और आई चेकअप के लिए भेजते हैं। तो इस तरीके से हम हर फील्ड में जो परेशानियां मुझे हुई है वो मेरी और बहनों को ना हो, इसलिए हम हर संभव कोशिश करते बहुत ही अच्छी बात है और आपको भी प्रेरणा तो हेल्थ सेक्टर से ही मिली थी। हैं। बिल्कुल। लेकिन आज जब आप बड़े-बड़े मंचों पर खड़ी होती हैं, आपको हार्वर्ड बुलाता है, आपको नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया जाता है, तब कहीं वो बच्ची याद आती है जिसकी जल्दी शादी कर दी गई थी, जो स्कूल जिसे छोड़ना पड़ा? बिल्कुल, मैं कभी भूलती नहीं हूँ क्योंकि मैं हमेशा ज़मीन से जुड़ी रहती हूँ और आज भी मैं जब घर जाती हूँ तो चूल्हे पे रोटी बनाती हूँ, बकरी का दूध निकाल के मैं चाय बनाती हूँ, सुबह झाड़ू निकालती हूँ, सारा काम करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कभी मेरा मूल नहीं भूलूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ज़मीन से जुड़ के रहना, ताकि क्योंकि जब हम धरातल से आ रहे हैं और अपनी संस्कृति को छोड़ के हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, हमें हमेशा वो ज़िंदगी याद रखनी है कि हम कहाँ से आए थे, तभी हम दूसरों की मदद कर पाएंगे। नहीं तो सकाचौंध की ज़िंदगी में हम कहाँ खो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो मेरा हमेशा से उद्देश्य यही रहता है, मैं घर जाती हूँ, सारा काम करती हूँ, कोई नौकर चाकर नहीं है। आज भी वही पुराना घर है, जॉइंट फैमिली है और जॉइंट फैमिली के साथ में बैठ के खाना खाते हैं, बातें करते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पड़ोस के लोग कोई बाहर से आते हैं तो पूछते हैं कि रूमा जी कहाँ मिलेंगे, उनसे मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो फिर रूमा जी तो यहाँ झाड़ू निकाल रहे होंगे अभी, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब वो लोग असंभित है कि अच्छा इतने मतलब, तो बहुत अच्छा लगता है और लोगों जब के बीच में रहना ऐसे मुझे। काम आप घर पे अपने कर रही होती हैं, घर को संभाल रही होती हैं, तो बड़े-बड़े फैशन डिज़ाइनर आपके घर आते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ काम करें, तब आपको कैसा लगता होगा? बिल्कुल, अच्छे-अच्छे डिज़ाइनरों के साथ में काम किया है और उनको वो भी जब आते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो गाँव का खाना, गाँव में रहना, उनको गाँव की लाइफ को देखना बहुत अच्छा लगता है सभी को। और जो भी क्योंकि मैंने जब फैशन इंडस्ट्री में पैर रखा था तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। ये भी मैं आपको किस्सा एक सुनाती हूँ कि मैंने जब एग्जीबिशन करने शुरू किए
तो उसमें नवाचार करना था मुझे। पहले होम फर्निशिंग के आइटम बना रहे थे, क्यों ना मैंने कहा पहनने के लिए कपड़े बनाए ताकि लोग ज़्यादा खरीदें। तो उस समय मैंने इंडिया के जो हैंडलूम फैब्रिक था, जैसे टसर सिल्क, चंदेरी, महेश्वरी, मंगलगिरी, ऐसा फैब्रिक लेके साड़ी, कुर्ते, दुपट्टे ये बनाने शुरू किए। लेकिन पहना हुआ एप्लिक में बने हुए ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि पहना हुआ कैसा लगेगा। तो किसी ने बोला कि आप फैशन शो करिए। तो मैंने कहा फैशन शो से तो नाम से ही डर लगता है कि छोटे कपड़े पहने, मतलब वही फैशन शो होता है। लेकिन फिर किसी ने बोला कि नहीं, आप हेरिटेज फैशन शो कर सकती हैं। तो मैंने कहा ये तो करना चाहिए, लेकिन एक गांव के आर्टिजन को फैशन शो का मौका कहाँ मिलेगा। काफ़ी ट्राई करने के बाद में राजस्थान में, जयपुर में राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था, वहाँ जाके मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे फैशन शो करना है। तो उन्होंने बोला कि आप आर्टिजन हो, यहाँ पे तो बड़े डिजाइनर्स लोग आ रहे हैं, अवॉर्डी लोग आ रहे हैं, आप कैसे फैशन शो करोगे। तो मैंने वहाँ पे जिद किया कि आप मुझे एक बार मौका दीजिए, मुझे फैशन शो करना है। तो वहाँ से मौका मिला, लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम ये थी कि बड़े डिजाइनरों के साथ में मेरा कलेक्शन कैसा बनेगा, क्या कलर थीम रहेगा, क्या कॉस्ट्यूम डिज़ाइन रहेगा। तो मैंने सोचा मैं और बड़े एनजीओ से हेल्प मांगूंगी। तो एक दिल्ली का ही कोई एनजीओ था, उनसे मैंने जाके बोला कि मुझे फैशन शो करना, इसमें आपकी मुझे ये मदद चाहिए। उन्होंने भी यही बोला कि रोमा जी, ये आपका लेवल नहीं है, ये डिज़ाइनरों का काम है, ये जिद आप छोड़ दीजिए, आप जहाँ फील्ड में काम कर रहे हैं वही आपके लिए बेटर है। बड़ा दुख हुआ, रोना भी आया। मैंने कहा कोई मदद करने वाला नहीं है, लेकिन ये फैशन शो मैं ज़रूर करूँगी। यही सोच के उस समय मेरे पास में स्मार्टफोन भी नहीं था कि यूट्यूब पे देख के कुछ बना ले। मुझे जैसा समझ में आया मैंने मेरा कलेक्शन तैयार किया। बहुत घबराहट हो रही थी। जयपुर पहुंची और जैसे ही हमारा कलेक्शन रैंप पे आया, सारी ऑडियंस और डिज़ाइनर सब खड़े होके तालियां बजाई। और नेक्स्ट शो के लिए वही सारे डिज़ाइनर बाड़मेर पहुंचे अपना कलेक्शन बनाने के लिए। और उसके बाद में मैं ट्राइब्स इंडिया की गुडविल एम्बेसडर बनी और ट्राइबल आर्टिजनों के लिए अलग अलग जगह पे फैशन शो ऑर्गेनाइज करवाए। उसके बाद में डिज़ाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मैंने ही जीता। तो उस समय मुझे लगा कि जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हमें उसको नेगेटिव नहीं सोचना है, हमें पॉजिटिव सोचना है कि हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है। क्योंकि जब मुझे फैशन शो करना था और उन्होंने अगर मदद कर दी होती तो मैं कभी फैशन डिज़ाइनर नहीं बन पाती। तो मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ कि जब भी हमारे सामने कोई भी समस्या आए तो बेझिझक उसको स्वीकार करें, ताकि हमें और कुछ नया सीखने को मिले, हम और एक सीढ़ी आगे बढ़ सकें। मतलब रूमा देवी जी बहुत जिद्दी महिला भी हैं। आपकी ये जिद बचपन से थी आपके अंदर या अभी कुछ दिन से आप देखती हैं? मुझे हमेशा मतलब एक्टिव रहना बहुत पसंद था। क्योंकि जब मैंने आपको बोला कि मेरे पास में बैलगाड़ी थी, मैं पानी लाने का काम करती थी, तो मेरे ताऊजी बोलते थे कि बैल आपको लगा देंगे या बैलगाड़ी नहीं लेके जा। ताऊजी जब सोते तो मैं उसको लेके भाग जाती थी। तो इस तरीके से शुरू से जिद्दी रही और हमेशा काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। रूमा जी, आपकी कहानी सुनकर मुझे एक चीज़ जो अभी अभी मेरे जहन में आई वो ये है कि आप नवीनता का भी उतना ही सम्मान करती हैं और प्राचीनता का भी उतना ही सम्मान करती हैं। आपके एक हाथ में आधुनिकता है और एक हाथ में पौराणिकता है। किस तरह से इन दोनों का सामंजस्य आप बैठाती हैं? बिल्कुल, जो हमारी संस्कृति है वो भी बची रहे और समय के अनुसार हम नवाचार भी करते रहे, ये दोनों होना ज़रूरी है। क्योंकि फैशन हमेशा बदलती रहती है, तो समय के अनुसार चलना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ट्रेडिशनल चीज़ें कैसे फैशन में आए उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी जो धरोहर है वो बची रहे हमेशा। मतलब प्राचीन परंपराओं को नवीन विचारों से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मगर आपके साथ बहुत सी महिलाएं भी आपके साथ उस मंच पर उतरी थी। क्या वो भी इसे समझ पाई, सहन कर पाई? किस तरह का फीडबैक उन्होंने आपको दिया? बिल्कुल, जो गांव की महिला कभी बाड़मेर शहर तक नहीं आई, वो रैंप वॉक कर रही है, तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि उन्होंने वापस जो फीडबैक दिया वो बहुत अच्छा रहा और उन बहनों ने वापस गांव की और बहनों को जाके बताया, ताकि उनकी भी हिम्मत बनी कि हमें भी इस काम के लिए आगे आना है, हमें भी काम करना है। तो इस तरीके से जब एक बहन दूसरी बहन को बताती है तो उनकी भी हिम्मत होती है कि हमें भी कुछ करना चाहिए, ज़िंदगी में आए हैं तो कुछ करना चाहिए। तो ऐसे ही तो धीरे धीरे कारवां बढ़ता जाता तो है। इन महिलाओं को प्रशिक्षण देना ज़्यादा आसान है या हिम्मत देना? हिम्मत देना ज़्यादा आसान है, मतलब एक बार अगर देना ज़रूरी है। प्रशिक्षण तो वो जब हिम्मत आती है ना तो अपने आप सीख जाती है। किस तरह से आप उन्हें हिम्मत देती हैं? वैसे हमारी जब ट्रेनिंग होती है, स्किल की ट्रेनिंग होती है, तो महिलाएं कभी ट्रेनिंग में गई नहीं, क्योंकि वो स्कूल भी नहीं गई है।
जब वो घर का काम करके टिफ़िन लेके ट्रेनिंग में पहुंचती है तो वो बोलती है कि घर में अगर थोड़ी बहुत बातचीत भी हो गई तो यहाँ आके हम आराम से सारी चीज़ें भूल जाते हैं, बातें करते हैं, लाइन से बैठते हैं, सिग्नेचर करना सीखते हैं और एक दूसरे के साथ में अपनी समस्या शेयर करते हैं, खाना शेयर करते हैं, खाना एक साथ में बैठ के खाते हैं, तो उनको अपने आप हिम्मत मिलनी शुरू हो जाती है इस और अभी तरीके से। आपने जैसा कहा ना सिग्नेचर करते हैं, मैंने बहुत सी महिलाओं को देखा है जब वो साइन करना सीखती हैं ना, अपने हस्ताक्षर कहीं करती हैं, तो उनके चेहरे पर वो गर्व होता है कि उन्होंने आज क्या ही अपना जीत लिया। नाम लिखना सीखा है। जी, अपना नाम लिखना सीख बिल्कुल, लिया और आपने तो बिल्कुल, महिलाओं को नाम बनाना भी सिखा दिया। बिल्कुल। अभी मैं मतलब पहले जब मैं उनके लिए काम करती थी महिलाओं के साथ में बैठ के, तो उनको नाम नहीं आता था। वो ये स्टाम्प से वो लगवाती थी अंगूठा। अंगूठा। लेकिन अभी 2 से 4 दिन पहले मैं उनके साथ में बैठी, मैं वो स्टाम्प पैड लेके आई, तो बोला कि नहीं नहीं मैं नाम लिख दूंगी। मुझे कितनी बहुत बड़ी बात अच्छा ये है। लगा, मैंने कहा वाह। वो नाम लिख तो कि ट्रेनिंग में हमने यही तो सीखा है। पर रूमा जी 50,000 महिलाएं सीधे सीधे आपसे जुड़ी हुई हैं, लाखों करोड़ों महिलाएं आपको देखती हैं, आपको लगता है कि ये जिम्मेदारी है या आपको इससे उम्मीद मिलती है, साहस बनता है? देखो ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमेशा मैंने मेरी जिम्मेदारी समझी है। क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे कि एक सुई धागे से काम करने के लिए कोई अवार्ड मिलता है। मुझे सबसे पहले कलेक्टर साहब से सम्मानित होने का मौका मिला, तो मुझे लगा कि ये सिर्फ सम्मान नहीं है, ये एक नई जिम्मेदारी है, मुझे और अच्छा काम करना चाहिए। उसके बाद में महामहिम राज्यपाल जी के हाथों से जब सम्मान मिला तो मुझे लगा और बड़ी जिम्मेदारी आ गई। और जब राष्ट्रपति जी से सम्मान मिला तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दिल्ली आते दूर से राष्ट्रपति भवन देखते, लेकिन राष्ट्रपति भवन के अंदर जाके राष्ट्रपति जी से जी के हाथों से सम्मान लेना, उसके बाद में दूसरे दिन एट होम प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जी के साथ में भोजन लेना, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और ये सम्मान सिर्फ मैं मेरी अकेली का नहीं, मेरे साथ में जो 50,000 मैंने जुड़ी हुई है उन सब का मानती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि ये सम्मान सिर्फ रूमा देवी तक सीमित न रहे और रूमा देवी बने और रूमा देवी को ये सम्मान मिलता रहे, तभी मेरी सफलता कामयाब जी, होगी। बहुत सारे मंचों पे आप पहुंच गई हैं, देश ही नहीं विदेशों में आप नाम कर रही हैं। आप अपने गांव की ज़रीकारी को अपने साथ लेकर जाती हैं, गांव वाले तारीफ़ तो करते होंगे। अब तारीफ करने वाले तो तारीफ करते ही हैं, तभी हमारा और हौसला बढ़ता है। तो किस तरह से आप देखते हैं कि आपके आस-पास वाले, आपके गांव वाले आपको प्रोत्साहित करते हैं? देखिए जब कोई भी अपने काम की तारीफ करते हैं तो हमें और हौसला हमारा बढ़ता है, हमें और अच्छा काम करने के लिए लगता है कि हमें हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ गई है। रूमा देवी जैसा कि आपने भी कहा ना कि आपको बहुत सारी रूमा देवी बनानी है, मगर उसके लिए ज़रूरी क्या है? किस तरह से एक महिला अपने अंदर की सोई हुई उस शक्ति को पहचाने? बस थोड़ा सा उनको जगाना ही है, पूछ करना है बस अपने आप। रूमा जी आप इतना काम करती हैं, आप लाखों महिलाओं की प्रेरणा है, आप इधर से उधर बस भाग दौड़ और आपके कंधों पर सपनों का भी बोझ है हज़ारों महिलाओं का। आपको खुद को कभी थकान महसूस होती है? देखिए जब लोग काम करते हैं और ज़्यादा थक जाते हैं तो कई तरीके से वो अपने माइंड फ्रेश करने के तरीके ढूंढते हैं, लाखों खर्च कर देते हैं, लेकिन हमारा हमेशा रूटीन का काम रहता है। सुबह से शाम हम काम करते हैं और शाम को 2 घंटे हम सत्संग करते हैं, जो वीणा पे वाणियाँ गाई जाती है संतों की, कबीर की, मीरा की, दादू की। तो इस तरीके से जब हम भजन गाते हैं तो बिल्कुल हमें रिलैक्स फील होता है और सारी थकान दूर हो जाती है। क्योंकि जब हम भजन गाते हैं तो हमें अंदर से सुकून मिलता है और वो सुकून हमें कहीं और से नहीं मिलता है। महिलाएं एक साथ में समूह में बैठ के हर जस गाती, हरि के जस गाती है। तो इस तरीके से जब हम भगवान का नाम भी लेते हैं, हमारी परंपरा को भी हम बचा के रखते हैं और हमारा माइंड है वो भी बिल्कुल
पूरी तरीके से फ्रेश हो जाता है। और जब हम सुबह उठते हैं तो एकदम फ्रेशनेस के साथ में वापस काम की शुरुआत करते हैं। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन अगर भगवान का नाम लेंगे, मेडिटेशन करेंगे, भजन करेंगे तो हम रिलैक्स भी रहेंगे और हमारे बॉडी एकदम सही रहेगी। तो अब तो मैं कह सकता हूँ, मुझे लगता है कि हम राजस्थान को शक्ति और भक्ति की भूमि शायद इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पद्मिनी की शक्ति है, रानी पद्मिनी की, और मीराबाई की भक्ति है। और आप तो नियति का भी काम कर रही हैं, लाखों महिलाओं का, तो शक्ति भक्ति और नियति का जो मेल आपके अंदर है वो ज़रूर आपको, मुझे लगता है अभी जहाँ आप हैं ऑलरेडी बहुत आगे हैं, पर अभी बहुत आगे आपको बिल्कुल, जाना है। क्योंकि ये हमारी जो ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक है ये बिल्कुल लुप्त होती जा रही है। जी। और हमारा उद्देश्य है इसको बचाने का, संरक्षित करने का। तो हम इनको रिकॉर्ड भी करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू इनको प्रमोट भी करते हैं, और इसमें छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं और बुजुर्ग भी आ रहे हैं। तो ये हर रोज़ तो चलता ही है। और साल में एक ऐसा बड़ा प्रोग्राम होता है वाणी उत्सव के नाम से, जो मार्च में होता है, और उसमें फिर 500 से ज़्यादा कलाकार होते हैं और 10 से 20 हज़ार की ऑडियंस रहती है। और उसमें एक साथ में बड़े मंच पे गांव के कलाकार आते हैं, साथ में पद्मश्री ऐसे बड़े कलाकार होते हैं, जिससे उन गांव के कलाकारों की झिझक है वो दूर होती है, ताकि उनको आगे बड़ा मंच मिल सके, उनको आगे काम भी मिल सके और अपनी जो संस्कृति है वो भी जीवित रह सके। तो ये हमारा हमेशा उद्देश्य यही है कि जो भी चीज़ें लुप्त होती जा रही है उसको वापस जिंदा करने का। जी, ये बहुत ही अच्छा काम है। तो आपका फेवरेट सिंगर कौन है? हमारे वहाँ पे एक तो छोटा बच्चा है, वो 9 साल का था तब मेरे पास में आया था, प्रकाश खट्टू करके। 2 लड़कियां हैं जो पढ़ाई कर रही है अभी, केलम और दरिया, 2 बहनें हैं। वो भी बहुत अच्छा भजन गाती है। और हमारे दान सिंह जी थे जो भजन गाते थे और लोग उसको कोयल के नाम से बोलते थे, और कहीं पता चल जाता कि आज वहाँ पे सत्संग है दान सिंह जी की, तो लोग कहीं से भी उनको सुनने के लिए आ जाते थे। और उन दान सिंह जी की स्मृति में हम 29 मार्च को ये वाणी उत्सव का प्रोग्राम करते हैं। मुझे लगता है कि आपको संगीत में जब इतनी रुचि है, आप क्षेत्रीय भाषा में कुछ गुनगुनाना चाहें अगर हमारे दर्शकों के लिए। एक हरजस हम दोनों बहनें गाती है, आ जाओ। तो कैमरे के उस पार तक थी अभी रूमा देवी जी की बहन, और खास फरमाइश पे हम उन्हें बुला रहे हैं। ये शूट हमारा गणेश चतुर्थी के दिन हो रहा है और आज हम गजानंद जी को ही याद करते हैं। जी। मैं थाने से मरो गजरे नंद देवा, मारे वसन और पूरण वाला ज्यो, मूलो मोरे हृदय ताला ज्यो, नींदर नेवारों भोले नाथ ने, हाथ रे पे साड़ो हिरलो, हाथ में नहीं आवे, मारे नजरों में नहीं रे समावे ज्यो, मैं थाने से मरो गजरे नंद देवा, मारे वसन और पूरण वाला ज्यो, खोलो मोरे हृदय ताला ज्यो, नींदर नेवारों भोले नाथ ने। बहुत खूबसूरत, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, और आज पूरी दुनिया के सामने आपकी एक और प्रतिभा आ गई है रूमा देवी जी। मैं चाहूँगा कि अंत में आप हमारे दर्शकों से अगर कुछ कहना चाहें, उन्हें किसी तरह से, महिलाओं को खास तौर पे अगर प्रोत्साहित करना मैं चाहें। हमेशा महिलाओं को एक संदेश देती हूँ कि महिला का सम्मान करे, सपोर्ट करे, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे, अड़े रहे। धन्यवाद। और ये थी रूमा देवी जी, जिन्होंने ममता को क्षमता बनाया और परिवर्तन को पराक्रम। धन्यवाद।